जादुई दूध वाला बर्तन। आज भी कोई ढंग की मजदूरी नहीं मिली। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अच्छे से काम करके अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकूंगा। इस तरह किशन उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी दर्द में कराहती जोर जोर से चीख रही गाय पर जाती है। उस गाय को देखकर किशन रुक जाता है और तभी वो खुद से कहता है, किशन, ये गाय दर्द में है, तुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी इंसान हो या जानवर, दर्द तो हर किसी को होता है। इतना बोलकर किशन अब उस गाय के पास जाता है, जहां वो देखता है कि गाय के पैरों में चोट लगी हुई है। किशन अब अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है, जहां उसे नीम का पेड़ नजर आता है। अब जल्दी से किशन नीम के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर उसे पीसकर गाय की चोट पर लगाकर, मेरी प्यारी गाय, मैंने नीम के पत्ते का लेप तुम्हारे पैरों पर लगा दिया, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम ज्यादा हो रही है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर किशन अब जाने लगता है कि तभी एक बार फिर गाय जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। ये देख अब किशन उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है। तभी उसकी बेटी रिया खिलखिलाती हुई अपने घर से बाहर आती है और कहती है, अरे पापा, आज आप घर के लिए ना तो राशन लाए और ना ही दूध लेकर आए, लाए तो सीधा गाय। माँ देखो माँ, पापा क्या लेकर आए हैं। बेटी की आवाज सुनकर अब कविता भी घर से बाहर आती है, जहां वो किशन के साथ एक सफेद रंग की गाय देखकर हैरान हो जाती है। और उस गाय को देख कविता किशन से कहती है, ये क्या जी, आप तो एक गाय लेकर आ गए। कविता का सवाल सुनकर किशन अब उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर कविता कहती है, कोई बात नहीं, जिस तरह इस घर में हम 3 लोग हैं, ठीक उसी तरह अब ये गाय भी हमारे घर का हिस्सा है। मैं इसकी भी उसी तरह केयर करूंगी जिस तरह मैं अपनी बेटी की करती हूँ। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता अब उस गाय की देखरेख बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करती है। ऐसे ही एक दिन रिया जब स्कूल से वापस घर आती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम अपनी गाय का दूध निकाल कर बाजार में बेचना शुरू करें, वैसे भी पापा को मजदूरी बहुत कम मिलती है। रिया की ये बात सुनकर कविता को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है। अब शाम को जब किशन आता है तो कविता और रिया दोनों मिलकर किशन से गाय के दूध के बारे में बात करते हैं। सुनिए जी, रिया कह रही थी कि क्यों ना हम अपनी गाय का दूध बेचना शुरू करें, इससे घर की तंगी दूर हो जाएगी और रिया की पढ़ाई भी अच्छे से होगी। हाँ कविता, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी मजदूरी का कोई भरोसा नहीं रहता। कल से मैं दूध लेकर बाजार जाया करूंगा। इतना बोलकर किशन अब खाना खाकर सो जाता है और अब अगले ही दिन से किशन दूध बेचने लगा। उधर कविता गाय का बहुत ख्याल रखती थी। वो उसे नहलाती, बढ़िया चारा देती। कविता ने गाय को इतना प्यार दिया कि उस गाय को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो कोई जानवर है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक रात जब कविता गाय के पास बैठी उसे प्यार कर रही थी, तभी अचानक उस सफेद गाय के शरीर से एक बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। कविता ये देखकर डर गई और पीछे हट जाती है। तभी गाय में से एक आवाज आती है, डरो मत कविता, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कविता जब ये देखती है कि गाय बोल रही है तो वो हैरान हो जाती है और हैरानी से उस गाय से सवाल करती है, गाय माता, आप बोल रही हैं? हाँ कविता, असल में मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था। उस श्राप की वजह से मैं इस जानवर योनि में तड़प रही थी। ऋषि ने कहा था कि जब तक मुझे किसी ऐसे गरीब का घर नहीं मिलता जहाँ मुझे परिवार के सदस्य जैसा निस्वार्थ प्यार मिले, तब तक मेरा ये श्राप खत्म नहीं होगा। मैं तब से दर दर भटक रही थी, लेकिन कभी भी किसी ने मेरी मदद नहीं की, और तो और कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना तुम दोनों ने दिया। कविता, तुमने और किशन ने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, मुझे अपना माना। आज तुम्हारे इसी प्यार की वजह से मैं उस श्राप से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए एक तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? कैसा तोहफा? कविता की बात सुनकर वो गाय मुस्कुराती है और वो गाय के रूप से परिवर्तित होकर एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। स्त्री का रूप लेते ही वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी वहाँ हवा में एक चमकता हुआ पीतल का बर्तन प्रकट होता है और कविता के सामने गिर जाता है। कविता, ये एक जादुई दूध वाला बर्तन है। इसमें तुम जितना भी दूध डालोगी और जो भी मांगोगी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें बस दूध डालकर अपनी इच्छा बोलनी होगी और वह चीज बर्तन से बाहर आ जाएगी। लेकिन क्या माता? लेकिन याद रखना, इस बर्तन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए करना। अगर तुम्हारे मन में कभी
भी लालच आया तो यह जादुई बर्तन पत्थर का बन जाएगा और मेरी दी हुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अच्छा कविता, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा समय पूरा हुआ। इतना बोलकर वो गाय वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं कविता भी अब चुपचाप जाकर अपने घर के अंदर सो जाती है। कुछ घंटे बाद सुबह होती है और अब अगली सुबह जब किशन उठा तो कविता ने उसे वो जादुई बर्तन दिखाया और किशन को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर किशन थोड़ा सा हैरान हो गया। क्या वो गाय देवलोक से आई थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने समय से देवलोक से आई गाय हमारे घर में रह रही थी। पर कविता, क्या ये दूध वाला बर्तन सच में जादुई है? क्या तुम्हें जादू पर विश्वास है? ये तो मैं नहीं जानती जी, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं ये तो बस इस बर्तन में दूध डालकर ही पता चलेगा। आप यहीं रुकिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता अब दूध लेकर आती है, जिसके बाद किशन और कविता अपनी आंखें बंद करते हैं और एक इच्छा मांगते हैं। हे जादुई दूध वाले बर्तन, मेरी बेटी रिया के पास उसके स्कूल की ड्रेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हम पर अपनी कृपा बरसाती रहें और मेरी बेटी के लिए एक नई ड्रेस लाकर दे दें। हे जादुई दूध वाले बर्तन, मेरी इच्छा ये है कि मेरे घर में कई दिनों से ढंग का खाना नहीं बना। मैं चाहती हूँ कि अब मैं, मेरी बेटी और अपने पति को अच्छा खाना खिलाऊं, इसलिए आप मुझे कुछ अच्छा सा दे दो। उन दोनों की ये इच्छा सुनते ही दूध वाला बर्तन अचानक ही हवा में उड़ने लगता है और तेज चमकने लगता है। उस तेज प्रकाश से रिया के लिए स्कूल की ड्रेस और उनके खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये देख कविता और किशन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर सच तो यही था कि अब उनके पास जादुई दूध वाला बर्तन था, इसलिए उन्हें इस बात पर विश्वास करना ही था। किशन और कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रिया भी अपनी नई ड्रेस देखकर खुशी से झूम उठती है। वाह पापा, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अब मैं स्कूल में सबसे अच्छी दिखूंगी। और माँ, ये खाना तो कितना स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ये सब उस गाय माता का आशीर्वाद है। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किशन और कविता अपनी जरूरत का सामान उस बर्तन से मांग लेते हैं, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला दीनू ये सब देख रहा होता है। ये किशन के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? न काम पर जाता है, न मजदूरी करता है, फिर भी हर रोज इसके घर पर पकवान बनते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तभी दीनू देखता है कि कविता रसोई में जादुई बर्तन के सामने खड़ी है। हे जादुई बर्तन, आज हमारे पड़ोस वाले काका बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। बर्तन से रोशनी निकलती है और कुछ पैसे बाहर आ जाते हैं। ये देखकर दीनू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मन में लालच आ जाता है। ओ, तो ये सारा चक्कर इस बर्तन का है। अगर ये बर्तन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो रातों रात शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात के 2 बजते हैं जब सब सो रहे होते हैं। दीनू चुपके से घर में घुसता है और जादुई बर्तन लेकर अपने घर भाग जाता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस बर्तन से हीरे और मोती मांगूंगा, फिर मुझे इस छोटे से गांव में रहने की जरूरत नहीं। ए जादुई बर्तन, मुझे अभी के अभी सोने के सिक्कों से भरी 10 बोरियां दे दे, जल्दी कर। लेकिन बर्तन से कुछ नहीं निकलता। दीनू चिढ़ जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे निकाल जल्दी सोना, क्या हो गया तुझे? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए। तभी अचानक उस बर्तन से काला धुआं निकलता है और वो बर्तन एकदम से भारी पत्थर बन जाता है। तभी वहाँ देवलोक की वो स्त्री प्रकट होती है। मूर्ख दीनू, मैंने कहा था कि ये बर्तन लालचियों के लिए नहीं है। तूने इसे चुराया और अपनी नीयत खराब की, इसलिए अब ये बर्तन हमेशा के लिए पत्थर बन गया है। नहीं माता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच का फल यही होता है। अब ये बर्तन कभी काम नहीं करेगा। इतना बोलकर वो स्त्री गायब हो जाती है। सुबह होते ही दीनू रोता हुआ किशन के घर पहुंचता है और पत्थर बना बर्तन उनके सामने रख देता है। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा जादुई बर्तन चुराया था, लेकिन अब ये पत्थर बन चुका है। मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। दीनू भाई, तुमने सिर्फ मेरा नुकसान नहीं किया, अपना भी किया। अगर तुम मांग लेते तो हम तुम्हारी मदद वैसे ही कर देते। कोई बात नहीं जी, वो बर्तन तो एक सहारा था, पर अब हमारे पास वो धन है जो हमने पिछले दिनों में बचाया था। हम उसी से अपनी छोटी सी डेयरी खोलेंगे और मेहनत करेंगे। हाँ कविता, जादुई बर्तन तो चला गया, पर हमें मेहनत का रास्ता दिखा गया। अब हम खुद कमाएंगे और खुश रहेंगे। किशन और कविता अब मेहनत से काम शुरू करते हैं और देखते ही देखते गांव के सबसे सुखी परिवार बन जाते हैं।